गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। मैंने तो बहुत गली गली कूचे कूचे घूम के अहमदाबाद में और जगहों पर कत्लेआम के मंज़र देखे, जिनको जो लोग कत्ल होने से किसी तरह बच गए थे उनके ज़ख्मों को देखा। आज भी वो तस्वीर मेरे जहन में है अहमदाबाद की। बिल्किस बानो की तस्वीर उस ज़माने की मेरे जहन में है। एक तरफ हम ह्यूमन राइट्स डे मना रहे हैं, दूसरी तरफ बिल्किस बानो पर जिन लोगों ने अत्याचार की हदें फलांग दी, उनको जेल से दूल्हों की तरह निकाला जाता है, उनकी बारात निकाली जाती है, उनको हार फूल पहनाए जाते हैं और उनको संस्कारी बताया जाता है। बहुत ही राइटियस लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत पाकबाज लोग हैं, बहुत शरीफ लोग हैं, बहुत नेक लोग हैं। आप देखें, राइट्स डे मनाया जा रहा है और ये देश में हमारे सब कुछ होता रहता है। एक खाली बिल्किस बानो का किस्सा नहीं है। अभी रिपोर्ट्स आई हैं कि पिछले 5 सालों में तकरीबन 30,000 फसाद हुए हैं धार्मिक बुनियादों पर। और फसाद को मैं पिछले 40 बल्कि 50 साल से देख रहा हूँ, विज़िट कर रहा हूँ, रिपोर्ट किया है। आम आदमी देख नहीं सकता कि फसाद कैसे होता है और क्या जुल्म होता है, क्या अत्याचार होता है। बिहार के भागलपुर फसाद को मैंने देखा तो जैसे आपने फ़ोटोज़ देखे होंगे मोहनजोदाड़ो हड़प्पा के दीवारें हैं कुछ छोटी छोटी जो बच गई हैं, उस तरह से वहाँ एक गांव में जो 20-30 घर रहे होंगे मुसलमानों के, उनको यूँ बुलडोज किया गया था। ऐसे अच्छे घर, बड़े बड़े घर, और मुसलमानों को कत्ल करके गांव में एक तालाब था, उस तालाब में डाल दिया गया था। थोड़ी दूर पर खेत था, उस खेत में दफन करके उनकी लाशों को ऊपर से सब्जी बो दी गई थी, प्याज और गोभी। और फिर गांव से थोड़ी दूर धान के खेत थे, धान के खेत को खोद कर 16 लाशों को उसमें दफन कर दिया गया था। जब हम पहुंचे तो बीएसएफ के एक पूरी कंपनी वहाँ मौजूद थी। उन्होंने उन लाशों को निकाल के यूँ एक लाइन से उनको बिछा रखा था, एक गड्ढा खोद के उनको दफन करने के लिए। उसमें छोटी बच्चियाँ भी थीं, बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, औरतें भी थीं, मर्द भी थे। ये मंजर शहर हमने देखे हैं। मेरठ में देखा है, भिवंडी में देखा है, मालेगांव में देखा है। कहाँ बहुत हैरत होती, बड़ा ताज्जुब होता है कि इंसान का इतना दुश्मन कैसे हो जाता है। ऐसा दुश्मन तो जानवर भी नहीं होता है। हम सब देखते हैं, जानते हैं कि जंगलों में खाली एक कोई जानवर नहीं रहता, बहुत से जानवर रहते हैं और इंतहाई आदमियत के साथ रहते हैं। एक दूसरे को खाते नहीं हैं। कभी कभार होता है, जानवरों का नेचर है। शेर है, उसका तो खाना ही है, गोश्त है, वो कुछ शिकार कर लेता है। लेकिन आम तौर पर जानवर जो शहरों में है, आप देखें यहाँ कोई जानवर को नहीं खाता। लेकिन इंसान का इतना दुश्मन कैसे बनता है, ये सोचने की बात है। किसने ये जहर भर दिया है? किसने लोगों के दिमागों को माऊफ कर दिया है, पागल बना दिया है? मैं बिहार शरीफ गया, एक औरत ने अपने दरवाजे पे खड़े होकर कहा और नाम लेके बताया, फलां एक पार्टी का कारकुन पहलवान जैसा था, आया, उसने मेरे बच्चे को, छोटा बच्चा गोद का, उसने मेरी गोद से खींचा और यहीं उसको पटक दिया मेरे सामने पत्थर पर, और बच्चा वहीं माँ के सामने मर गया। तो ये तो मैंने कहा ना कि आप ये बयान करते रहें, ये कॉन्फ्रेंस रात तक चलती रहेगी और किससे ख़त्म नहीं होंगे जुल्म के, अत्याचार के। और ये तो एक फील्ड है, जान की तबाही, जान की बर्बादी।
प्रॉपर्टीज़ पिछले 70-75 साल में मुसलमानों की, अदर माइनॉरिटीज़ की कितनी ख़त्म हुई हैं, कितनी जलाई गई हैं, कितनी लूटी गई हैं, इसका कोई फिगर पेश करना मुश्किल है। जैसा मैंने कहा कि लोग नई नई चीज़ें तलाश करते हैं, नई नई चीज़ें ईजाद करते हैं। पिछले 1000 साल में किसी मदरसे को, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को बुलडोज नहीं किया गया होगा। तो समाजी काम हो रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई ज़बान पढ़ रहे हैं, अरबी पढ़ रहे हैं, फ़ारसी पढ़ रहे हैं, उर्दू पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, बंगाली पढ़ रहे हैं, आसामी पढ़ रहे हैं, एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। आपने मुख्तलिफ बहानों से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बुलडोज करना शुरू कर दिया। मालूम है कि फ़लाँ का घर है, ये बग़ैर किसी नोटिस के, बग़ैर किसी कानूनी कार्रवाई के उसको बुलडोज करना शुरू कर दिया। नई इजादें हैं। और हाई कोर्ट्स, कभी कभी सुप्रीम कोर्ट्स भी इन पर कुछ बातें कहा करता है, अच्छी बातें, उसकी किसी को परवाह नहीं कौन क्या कहता है। बहरहाल एक बात हम और कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि जो लोग जुल्म करते हैं, जो अत्याचार करते हैं, वो बहुत सुकून से हैं। ये साइकोलॉजिकली पॉइंट है। आप किसी को कत्ल करके आएंगे तो रात भर सो नहीं सकते आप। लेकिन ये कैसे लोग हैं, ये कत्ल करने वाले हो, खून करने वाले। बातें बहुत सी कहने की हैं। ये ऐसा नहीं होता, इसके लिए प्रैक्टिस करवाई जाती है। साल में एक दिन आपको मालूम है हथियारों की प्रैक्टिस हथियारों की नुमाइश होती है, हथियारों की पूजा होती है। मैंने RTI के ज़रिए तमाम स्टेट गवर्नमेंट से मालूम किया कि आपके स्टेट में कितने अनऑथराइज हथियारों के अड्डे हैं। कहने के लिए सबने कहा हमारे यहाँ कोई नहीं, हमारे यहाँ कोई नहीं, हमारे यहाँ कोई नहीं। अनऑथराइज हथियारों के कोई अड्डे नहीं। और आप देखते हैं एक दिन पूरे देश में हथियारों की नुमाइश होती है। उसमें कितने हथियार लाइसेंस के होते हैं, कितने बगैर लाइसेंस के होते हैं, ये भी मालूम करने की बात है। दशहरा वाले दिन होती है सर? जी, मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ जी, सब जानते हैं लोग। बहरहाल मसले बहुत हैं, समस्याएं बहुत हैं। सेक्टर कमेटी रिपोर्ट में बहुत सी चीज़ें हमारे सामने आई हैं। मैं डॉक्टर ज़फरुल इस्लाम खान साहब ने, जब आप माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन थे दिल्ली के, तो आपने एक प्रॉब्लम मुसलमानों का, उनके कब्रिस्तानों का आपने उसका सर्वे कराया, एक रिपोर्ट पब्लिश की उसकी, और ये बताया कि सिर्फ दिल्ली एक शहर में मुसलमानों के कितने कब्रिस्तान थे और अब कितने हैं, कितनों की क्या पोजीशन है। मैंने दिल्ली के चीफ मिनिस्टर केजरीवाल साहब को ख़त लिखा कि आप जितने कब्रिस्तान हैं सबकी निशानदही करें और सबकी बाउंड्री करवा दें। तो केजरीवाल साहब जो बहुत से अच्छे कामों के लिए बहुत मशहूर हैं, उन्होंने मेरे इस ख़त का कोई जवाब तो दिया उन्होंने कि कोई प्रैक्टिकल स्टेप उठाने के, कहा कि आपका ख़त जो है हमने वक्फ बोर्ड को भेज दिया है। वक्फ बोर्ड के पास कोई पावर ही नहीं इस तरह का, ये काम तो गवर्नमेंट ही करने का था। आप जहाँ बैठे हुए हैं इससे बहुत करीब वक्फ बोर्ड की, वक्फ की ज़मीनें हैं बहुत सी जो लोगों ने कब्ज़ा कर रखी हैं। और पूरे शहर में सबसे बड़ा डाकू इंस्टीट्यूशन जो है वो DDA है। DDA को कोई भी ज़मीन खाली नज़र आती है वक्फ की, मुसलमानों की, उन्होंने बोर्ड लगा दिया DDA प्रॉपर्टी, कुछ नहीं कर सकते आप। शायद जहाँ तक याद है 250 के करीब प्रॉपर्टीज़ वक्फ की हैं जिस पर DDA ने कब्ज़ा कर रखा है। आप आज जहाँ बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ बनी हुई हैं, मैंने खुद देखें इतने ऊंचे कब्रें वहाँ मौजूद थी, कब्रें, और मैंने खुद देखा मेरे सामने वो कब्रें बुलडोज़ की गई, उसको प्लेन किया गया और फिर वहाँ माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री बनाई गई। तो दिलचस्प लतीफ़ा है। बहरहाल ये समस्याएं तो एक बार और मैं गुजारिश किया करता हूँ, लोग शायद ये समझते हैं, जब बाबरी मस्जिद डिमॉलिश हुई तुम्हारे सिख दोस्तों ने एक कॉन्फ्रेंस की नई दिल्ली में, तो इत्तेफाक से मैं तनहा मुसलमान था उसमें, बाकी
दूसरे लोग थे। तो मैंने कहा लोग ये समझते हैं कि शायद हर रोज़ अगर 2-2.5 हज़ार मुसलमानों को कत्ल करेंगे तो यहाँ से मुसलमानों का ख़ात्मा हो जाएगा। मैंने कहा आप हिसाब लगा के देख लीजिए, अगर आप इस हिसाब से भी मुसलमानों को ख़त्म करते रहेंगे तो भी उनको ख़त्म करने के लिए कितने साल चाहिए, और क्या ये मुमकिन भी है? लोग इस गलतफहमी में हैं कि माइनॉरिटीज़ को वो हिंदुस्तान से ख़त्म कर देंगे। इससे बड़ी गलतफहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग कोई और नहीं हो सकती। माइनॉरिटीज़ 1000, 2000, 3000, 4000 नहीं हैं कि आप एक भीड़ लेके उठे और सबको कत्ल कर दिया, सबको ख़त्म कर दिया। मुमकिन नहीं है ये। तो ऐसा बेवकूफ़ी का काम आप कब तक करते रहेंगे, और कब तक समाज को और पूरे मुल्क को एक मुसीबत में मुब्तला किए रहेंगे? सच्ची बात यह है कि इन जालिमों को, अत्याचारियों को, जो लोग भी हैं, उन्हें भी समझाने की ज़रूरत है कि आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं जिसका नतीजा कुछ निकलने वाला नहीं है। मुसलमान अगर 5-10 हज़ार, 20 हज़ार, 25 हज़ार भी एक साल में मारे गए तो क्या ये कितने साल में मारेंगे सबको? क्या ख़त्म हो सकते हैं ये? बहरहाल समाज में एक सौहार्द का वातावरण, खुश अखलाक़ी, खुश अतवारी, अच्छा मोहब्बत का, प्रेम का एक माहौल पैदा करने की ज़रूरत है। और हम लोग ये पैगाम बहरहाल पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में देने की कोशिश करते हैं मुख्तलिफ अंदाज से। दूसरे, कानूनी लड़ाई जहाँ तक मुमकिन हो वो भी हमें लड़नी चाहिए। ये खामोश बैठ जाएं कि सब तो हुकूमत है और कोर्ट है, कोई हमारी नहीं सुनता है। नहीं सुनता फिर भी जाइए, कहीं कहीं तो सुनवाई होती है और जालिमों को, अत्याचारियों को सजाएं मिलती हैं। देखो अभी डिस्टेंस के केस की बात आई, दारा सिंह को बहरहाल सज़ा हुई, अब जेल में है वो। तो कानूनी कार्रवाई, और जिस पर हमारे भाई तेज सिंह साहब बहुत ज़ोर दिया करते हैं कि जो मज़लूम हैं इस देश के, उनका आपस का इत्तेहाद, इत्तेफाक, यूनिटी फॉर ए गुड कॉज, अच्छे मकसद के लिए, अच्छे काम के लिए, सबकी तरक्की के लिए, सबकी भलाई के लिए, वो करने की ज़रूरत है। और वो बात तो सब जानते हैं कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हमारी ज़रूरत नहीं है, हमारा हक है। इस देश में पैदा होने वाले एक एक आदमी का हक है कि उसको उसका पॉलिटिकल राइट जो है वो मिले, कम्युनिटी जो है उसका राइट मिले। आप देखिए दुनिया में शायद ही कहीं होता ऐसा होता होगा कि उत्तर प्रदेश में तकरीबन 15% मुस्लिम माइनॉरिटी हैं, 15%। असेंबली में, मिनिस्ट्री में एक नाम के मुसलमान हैं, 15% पॉपुलेशन रखने वाली कम्युनिटी। 26 है सर, 22%, बहरहाल कम ज़्यादा उसका एक आदमी है। एंड बहुत दिलचस्प बात, माफ़ कीजिएगा बात तो लंबी हो जाती है, हालांकि हमारे बहुत से दोस्त, अब वक्फ की प्रॉपर्टी जो है एक रिलीजियस इशू है, वो उसको देखने के लिए कोई मुसलमान मिनिस्टर नहीं होता। सेंट्रल गवर्नमेंट में अब वक्फ डिपार्टमेंट देखने के लिए, हज के अफेयर्स देखने के लिए अब कोई मुसलमान नहीं है मिनिस्टर। अब क्या समझेंगे? एक कम्युनिटी का ख़ास इशू है, ख़ास मसला है, आपको इतनी मालूमात नहीं है जो एक मुसलमान को हो सकती है उस सिलसिले में। एक क्रिश्चियन का इशू है, एक सिख का इशू है। उस सिख का इशू अपना इशू कोई सिख भाई ही समझ सकते हैं ज़्यादा बेहतर, कोई क्रिश्चियन भाई ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं, कोई बौद्धिस्ट अपनी समस्याओं को ज़्यादा बेहतर समझ सकता है, उसको मौका देना चाहिए। बहुत दिलचस्प बात है, गुजरात असेंबली का इलेक्शन अभी हुआ और उसमें पता नहीं किस मुश्किल से एक मुसलमान जीत गए, एक मुसलमान, और गवर्नमेंट में वो भी नहीं है। अब वहाँ के तमाम अफेयर्स जो हैं कौन देखेगा? बहरहाल समस्याओं का एक अंबार है इस देश में माइनॉरिटीज़ के लिए,
माइनॉरिटीज़ को खुद बेदार होना, जागरूक होना, ये उनकी अपनी ज़रूरत है। डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने शिक्षित होने की बात बड़े ज़ोर से कही थी और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस कायम किए। और जैसी बात आई कि नवाब हैदराबाद ने बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें डोनेट की और डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने कॉलेज कायम किए, यानी उन्होंने बहुत जोर दिया। मिलिंद कॉलेज जी, हैदराबाद, वो नवाब हैदराबाद की दी हुई ज़मीन पर बना हुआ है। नवाब ने बहुत अच्छे काम किए हैं। कुछ शिकायतें हो सकती लोगों को। हमारे यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं अभी प्रेजेंट, उनका जो मंदिर है वो नवाब सिराजुद्दौला की दी हुई ज़मीन पर बना हुआ है। बहुत अच्छे काम किए लोगों ने। बदनाम करने के लिए एक पूरी टीम है जो ये काम कर रही है बदनाम करने के लिए। बहरहाल, तो मैंने जो गुजारिश की कि हम आपस में इस तरह की मीटिंगें हमारी कभी कभार मुख्तलिफ टॉपिक्स पर होती रहनी चाहिए, ताकि हम खुद भी करीब हों, एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करें। उसे हल करने के लिए हम कभी आपकी मदद कर सकते हैं, हम आगे बढ़ें। हमारे प्रॉब्लम्स में आप कभी मदद कर सकते हैं, आप आगे बढ़ें। और इस तरह से एक दूसरे का मान सम्मान, मोहब्बत, अपनाइत के एक एटमॉस्फेयर पूरे देश में कायम करें। और जब मौका हो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए कुछ काम करने का, तो फिर हम पूरी तरह बेदार हों और हम देखें कि हम कैसे अब किसी भी स्टेट में या सेंटर में कैसे हम अपनी बेहतर एक परफॉर्मेंस दे सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में, माफ़ कीजिएगा बात ज़रा लंबी हो गई है। माइनॉरिटी की जब बात होती है तो दिल तो बहुत दुखी है, भर जाता है, बहुत दुखी। मैंने बताया कि मैं सन 1970 से राइट्स देख रहा हूँ, विजिट किए हैं, लोगों को देखें। एक 12 साल के बच्चे को CRPF के जवान ने अपनी संगीन बंदूक में संगीन लगी होती उससे उसके पैर को मारा, यूं काट दिया। और उसका बूढ़ा दादा जो बेड पे सोया हुआ था, 80 साल का बीमार, उसको पूरी तरह पीटा। क्या क्या होता रहा है बहरहाल। बात बहुत लंबी हो जाएगी, मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे। अगर तो ये हम बेदार हों, करीब हों, अपने हित का मुजाहरा करें। आपने कहा रोटी बेटी की बात, रोटी बोटी की बात, रोटी बोटी जी, रोटी बोटी की बात। बेटी भी उसका हिस्सा है, लेकिन बोटी नहीं तो मैं तो अपने दलित भाइयों के साथ में नहीं खाता हूँ। जब मौका मिलता है एक प्लेट में खाता हूँ, साथ में तो खाता ही हूँ, लेकिन मौका मिलता है तो एक प्लेट में खाता हूँ।